हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग मॉड्यूल बी कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले बात हो रही है ऑपरेटिंग लेवरेज की। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसे करेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमने अभी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें कि हमने ये समझा कि कंट्रीब्यूशन हमें देखना होता है और ईबीआईटी देखना होता है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई क्या हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है और उसका हमारे प्रॉफिट पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन यही चेक कर रहे हैं कि ये आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है और उनका इम्पैक्ट क्या है हमारे प्रॉफिट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है और ये किस तरीके से अराइज हो रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या है? ये प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे सैलरीज हो सकती हैं, रेंट्स हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन हो सकते हैं हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हम सेंसिटिव देखते हैं भाई कि कितनी सेंसिटिविटी है एक कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम की। ठीक है, जब यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम चेंज हो रही है, जब आपकी सेल्स चेंज होगी तो सेल्स चेंज होने से आपके प्रॉफिट्स भी इंपैक्ट होंगे। तो कितना सेंसिटिव है कि इतनी सेल्स यहाँ पर चेंज होने पर कितना प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हाई होगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी हमारा हाई होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी अगर हम बात करें हमारे पास में ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकाल रहे हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने से मिलता है हमें कंट्रीब्यूशन, राइट। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अब यहाँ पर किस पर डिपेंडेंट होता है? इसमें आती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व है? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होगी तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो हमारा जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए अगर छोटा सा भी चेंज हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में हो रहा है तो हम देखेंगे कि लार्जर चेंज हमारे यहाँ पर अगर सेल्स में छोटा सा भी चेंज हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस आएगा। कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस आएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर ईबीआईटी है, ईबीआईटी क्या है हमारे लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस जो होते हैं वो रिस्की होते हैं और पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो भी ज्यादा प्रॉफिट का होता है। क्यों? क्योंकि रिस्क जब ज्यादा है तो रिटर्न्स भी हमारे ज्यादा होते हैं। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। चलो आगे देखो, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर अगर है तो लो ऑपरेटिंग लेवरेज देखने के लिए मिलेगा। ईबीआईटी आपका ज्यादा स्टेबल और लेस सेंसिटिव होता है टू चेंजेस इन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो ईबीआईटी है वो भी आप देखोगे ज्यादा स्टेबल रहती है। अब क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है जब कंपनी ने 1000 यूनिट्स बेची हैं प्रोडक्ट एक्स की एट ₹50। ठीक है, आपने 50,000 रुपए के मतलब यहाँ पर सेल्स की होगी और वेरिएबल कॉस्ट है ₹30 पर यूनिट, तो आपने 30,000 रुपए का यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकाला। कैसे निकाला? ₹30 का बेचा और 1000 यूनिट्स थी जिसको प्रोडक्शन किया होगा, और ₹50 में बेचा और 1000 यूनिट्स थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? 20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी दे रखी है? 15,000 रुपए दे रखी है। तो 15,000 जब हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा? 5,000 रुपए हमारा ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी क्या होता है? ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी निकाल लेंगे, राइट। इससे हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास डीओएल आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस और सेल कर रही है 20,000 शर्ट्स। सेलिंग प्राइस है 500 रुपए का। 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 20,000 शर्ट्स है, तो कितना अमाउंट होगा यहाँ पर? 10 लाख रुपए हो गया। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 200, तो ये कितना हो गया आपका? ये आपका यहाँ पर 40 लाख हो गया, 40 लाख रुपए हो गया। एक सेकेंड, ये आपका 1 करोड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आगे क्या बोल रही है? यहाँ पर बोल रहे हैं आगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कितनी हो? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 40 लाख रुपए अगेन है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी 1 CR की यहाँ पर सेल्स हुई है, जिसमें से 40 लाख रुपए तो मेरे ऐसे ही लग गए हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट में, तो 60 लाख रुपए बचे। अब 60 लाख में से ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन, 40 लाख रुपए जो है वो मेरे चले जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में, तो मेरे पास बचता है 20 लाख रुपए का EBIT। ठीक है, बस सिंपल है, अब तो सॉल्व कर लोगे खुद से। अब ये देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर आपको 4 कंपनीज दे रखी हैं और इनके लिए इसको निकालना है, तो सेम चीज जाएगी आपकी कि आपके पास सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। ठीक है, सेल्स की यूनिट बता रखी है 5000 चारों ही कंपनीज की है, तो इंटू 5000 यहाँ पर करोगे, इंटू 5000 यहाँ पर करोगे, और फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी फिक्स ही रहती है, जैसे लैंड की हो गई, मशीनरी की हो गई, तो वो आपकी फिक्स्ड ही रहेगी। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालोगे इन दोनों से, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो EBIT आ जाएगा, और फिर रेशियो निकाल दोगे तो आपके पास में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। अभी आपसे कुछ चीजें बोल रहे हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे लिए रेलेवेंट होता है। ठीक है, अब ये मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब है कि फर्म जो है वो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा हाई लेवल पर चल रही है। अगर यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं और EBIT है वो दोनों ही यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन अगर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि ब्रेक इवन सेल्स भी हम अचीव नहीं कर पा रहे, अभी हम लॉस में हैं। अगर मैं बोलूं आपने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ब्रेक इवन से ऊपर चले गए, मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ब्रेक इवन के बाद में जो भी आपकी सेल्स हो रही है वो आपके लिए प्रॉफिट है। ब्रेक इवन से कम में सेल्स हो रही है, इसका मतलब आप लॉस में हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए ब्रेक इवन से लेस कब होगा, जब यहाँ पर अर्निंग आपकी कम है ना, आपकी अर्निंग कम होगी तो आपका EBIT इसका मतलब नेगेटिव में है। तो आप देखो अब क्या आपको दे रखा है, एक सिचुएशन है कि भाई 10 रुपीज का यहाँ पर सेल हो रहा है, 20,000 यूनिट्स हैं और 30,000 यूनिट्स हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको, 20,000 यूनिट्स के लिए आपने निकाल लिया और 30,000 यूनिट्स के लिए निकाल लिया। ठीक, EBIT कितना हुआ आपका, EBIT जब 20,000 यूनिट्स बेची थी तब 1 लाख रुपए था, जब 30,000 यूनिट्स बेची हैं तो 1.5 लाख रुपए हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, परसेंटेज चेंज निकालोगे EBIT में। परसेंटेज चेंज आपका कितना आएगा EBIT में, परसेंटेज चेंज आपका आ जाएगा, न्यू वैल्यू कितनी है 1.5 लाख। ठीक है, और ओल्ड कितनी है आपकी 1 लाख अपॉन ओल्ड वैल्यू। इससे आपके पास क्या आता है, इससे आपके पास में आ जाता है आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक, इसके बाद में क्या करोगे, ये आ गया आपका 50%। अब यहाँ पर इसके बाद में क्या निकालते हैं, फिर हमारे सेल्स में डिफरेंस देखते हैं, तो 2 लाख था 3 लाख, तो 1 लाख अपॉन यहाँ पर आपका क्या होगा 2 लाख, तो ये आपका अगेन कितना हो गया 50% हो गया। तो 50% क्या हुआ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पर आपका 1 आ गया। अच्छा, पॉजिटिव लेवरेज में क्या करते हैं, पॉजिटिव लेवरेज में हम यहाँ पर देखो 20,000 यूनिट्स हैं, 30,000 है, कॉस्ट इन्होंने बता दी आपको सेल्स की, वेरिएबल की, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको बता रखा है कि कितना है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाली कि भाई कितनी रहेगी, इसके बाद में आपने EBIT निकाला कि EBIT मेरा कितना रहेगा, EBIT निकाल लिया। अब EBIT निकालने के बाद में क्या करते हैं, EBIT निकालने के बाद में परसेंटेज चेंज इन EBIT देखोगे और परसेंटेज चेंज इन सेल्स देखोगे कि कितना आ रहा है। ठीक, निकाल लिया इसको। अब इसे निकालने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका EBIT कितना है, तो ये आपका 2 आया है, मतलब पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है तो क्या निकाल रहे थे, EBIT अपॉन EBT निकाल रहे थे। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है तो क्या निकाल रहे थे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT निकाल रहे थे। एक और होता है जब हम यहाँ पर परसेंटेज में चेंज देखते हैं, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, चेंज इन EPS, या देखो EBT को हम क्या लिख सकते हैं, EPS भी आपके पास आ सकता है, अर्निंग पर शेयर, तो भी आपका सेम होगा। ठीक है, तो चेंज इन आपका EPS या फिर EBT अपॉन
चेंज इन EBIT। ठीक है, तो इससे आपके पास में क्या आता है, इससे आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आ जाता है। और सिमिलरली यहाँ पर होता है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आ जाता है, EBIT अपॉन चेंज इन आपकी सेल्स देखते हो, तो कंट्रीब्यूशन की जगह आपके पास में सेल्स आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर EBT में आपके पास में EPS भी आ जाता है। इतना याद रख लोगे तो फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब आ जाओ ब्रेक इवन के ऊपर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं लेवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट्स जो हैं इनमें भी हमारा एक यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर एक डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो वो डिफरेंस आपके लिए क्या है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस कब होती है, ब्रेक इवन होती है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब ब्रेक इवन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं, ये याद रखना। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी यूनिट्स के हिसाब से जाती नहीं है, ये तो याद है, वेरिएबल कॉस्ट जाती है पर यूनिट, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर प्रोडक्ट बी का 20 दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लोगे, पर यूनिट निकाल लिया दोनों में। अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। फिक्स्ड कॉस्ट को तो कैसे निकालना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पर आपको दे रखा होता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मान लो, अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर हमें यहाँ पर EBIT दे रखा होता और यहाँ पर मेरे को कंट्रीब्यूशन दे रखा होता तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते, कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि EBIT का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत घुमा देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कैसे करना है इसको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अपन को टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट निकाला, फिर इससे हमने EBIT निकाल लिया। अब ब्रेक इवन के लिए क्या करोगे, ब्रेक इवन के लिए देखोगे भाई मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 15,000 रुपए है, तो 15,000 को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 20 से इसको डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपके पास 750 यूनिट्स जो हैं, ठीक है, 750 यूनिट्स बनाकर जब बेच दोगे, उसके बाद जो यूनिट्स बेचोगे 750 फर्स्ट यूनिट से आपका प्रॉफिट बनना शुरू होगा, 749 यूनिट तक आपका लॉस रहेगा, 750 पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लोगे। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पर आपका हाई लेवरेज है ना, तो यहाँ पर आपका ब्रेक इवन भी हाई है, ब्रेक इवन यहाँ पर आपका सॉरी लो है, तो यहाँ पर लो लेवरेज है, यहाँ पर ब्रेक इवन हाई है, तो यहाँ पर भी आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हाई रहता है। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट अगर हाई है तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपका हाई है। सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो बचपन में हमने सीखे थे, आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही बात यहाँ पर हो रही है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमसे किसके बारे में बात हो रही है, एक बिजनेस विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, हाई ब्रेक इवन पॉइंट होगा और हाई आपके पास में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा, हाई कंट्रीब्यूशन, लो यहाँ पर आपका EBIT रहेगा और यहाँ पर आपके पास में हाई फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर ये आपको लार्ज फ्लक्चुएशंस दिखाता है EBIT में, लो EBIT है विद स्मॉल चेंजेस इन सेल्स। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला किस तरीके से है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये भी एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ सीधे फॉर्मूला भी आ चुका है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर दे रखा है, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, निकाल लोगे खुद से, है ना, नहीं आता है अभी खुद से सॉल्व कर देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बिजनेस यहाँ पर हाई ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाएगा। पहला है ग्रोसरी स्टोर जिसमें फ्लेक्सिबल स्टाफिंग है, दूसरा है हाई कंसल्टिंग फर्म विद मिनिमल फिक्स्ड कॉस्ट, जो मिनिमल फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज लो होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद हाई मशीनरी इन्वेस्टमेंट, मशीनरी इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगी तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है 5% से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, परसेंटेज चेंज इन आपका जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन ईबीआईटी। देखो ये जो डेल्टा होता है ना, इससे हम ये दिखा देते हैं कि हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं अपॉन चेंजेस इन सेल्स, राइट। तो यहाँ पर सेल में कितना चेंज हो रहा है, 5% का, और ईबीआईटी में 15% का। तो इससे यहाँ पर इसका वो निकल जाएगा आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल एल्स इक्वल, सब चीजें सेम है, ए फर्म कैन रिड्यूस इट्स ऑपरेटिंग लेवरेज बाय, अगर हमने बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा लेकिन यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज को कम करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रपोर्शन को अगर हम बढ़ा देंगे, बढ़ाने से ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिप्लेसिंग वेरिएबल कॉस्ट विद फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर अगर वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में रिप्लेस करना भी पॉसिबल है, लेबर को किससे, मशीन से हटा दोगे, चलो ठीक है रोबोट से हटा दोगे, और जमीन को किससे हटाओगे, ऐसा तो करना ही पॉसिबल नहीं है। आउटसोर्सिंग सर्विसेज, सर्विसेज जो है किसी और को दे दी ताकि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो जो आपको यहाँ पर क्या है, ये मेक एंड बाई वाला डिसीजन होता है ना, कि हमने बनाने की जगह यहाँ पर आउटसोर्स कर लिया, बाई कर लिया, पैकेजिंग जो है वो बनाई नहीं हमने, हमने क्या किया, पैकेजिंग जो है वो आउटसोर्स कर दी, किसी और से यहाँ पर पैकेजिंग करवा ली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हो जाता है, कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। किस सिचुएशन में एक कंपनी बेनिफिट करेगी, कहां से, मोस्ट फ्रॉम हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज से, जब सेल्स वैल्यू वॉल्यूम जो है वो आपकी हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, इंटरेस्ट रेट्स आपके गिर रहे हैं, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है सर्ज इन सेल्स, अगर आपकी सेल्स बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स बढ़ने से ऑपरेटिंग लेवरेज आपका कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके चेंजेस से, लेकिन आपकी अगर सेल्स ज्यादा होगी तो अर्निंग भी तो ज्यादा होगी, अगर अर्निंग ज्यादा है इसका सीधा सा क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्रॉफिट में आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर सी जो है वो आंसर करेक्ट होगा। फिक्स कॉस्ट अगर हार्ड टू कंट्रोल है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में कंपनी को लॉस होगा। हमें बेनिफिट के बारे में पूछा गया है, तो बेनिफिट हमारी कैसे हो सकती है कि हमारी सेल्स बढ़ जाए, सेल्स बढ़ने से हमारा ईबीआईटी भी इंक्रीज हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एबीसी लिमिटेड है जिसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 50 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 150 रुपीज है, 5 लाख यूनिट्स आपने बेची हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट निकाली आपने, 5 लाख यूनिट्स आपने बेची हैं, इंटू 100 कर दोगे, और इसके अलावा क्या करोगे, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 150 है, अगेन 5 लाख से इसको कर दोगे। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, सेल्स में से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी सेल्स है, फिर इससे कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर अपना पहले ईबीआईटी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, फिर फिक्स्ड कॉस्ट से माइनस करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने से ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी आने के बाद में क्या करोगे, चेंज बताना है भाई ईबीआईटी में आपका कितना होगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालोगे। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन कितना था अपॉन ईबीआईटी कितना है। ठीक है, अब ये आपका आ गया, मान लो ए, देख लेते हैं चलो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपका ईबीआईटी आ गया 2 करोड़ रुपए, अब क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 2.5 करोड़ रुपए, तो सबसे पहले तो 2.5 करोड़ अपॉन 2 करोड़, ये हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका ईबीआईटी में कितना परसेंटेज चेंज आया है अपॉन आपका सेल्स में कितना चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पर आपकी सेल्स में इन्होंने कितना चेंजेस बताया है, 10% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको निकाल लोगे कि भाई 10% यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तो 10% इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, बट ये वाला ज्यादा आसान है, आप इसी को यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है, ये ज्यादा आसान है, इजी है ये। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, XYZ लिमिटेड है जिसके पास EBIT 100 लाख की है, इंटरेस्ट इन्होंने 25 लाख रुपए का पे किया है, और यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया तो मतलब EBT निकल जाएगा आपका, कितना हो गया EBT, 75 लाख हो गया। अगर EBT इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो EBT में आपके कितना चेंज आएगा। सबसे पहले क्या निकालोगे इससे, DFL निकालोगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑफ लेवरेज, कैसे निकालते हैं, EBIT अपॉन EBT, है ना। तो EBT आपको पता है, EBIT आपको पता चल गया, 100/75 कर दोगे, उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू EBIT न्यू EBT परसेंटेज चेंज आप तो यहाँ पर निकाल लोगे और आपको पता चल जाएगा, कैसे भी कर सकते हो उसको, ठीक है, आसान है वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास है कंबाइंड लेवरेज का। कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, सिंपल सा याद कर लो, DOL इंटू DFL, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। तो क्या निकालोगे, सबसे पहले सेल्स में आपको दे रखा है कि भाई इतनी सेल्स है, ये टेबल याद कर लेना पूरी की पूरी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने पर कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट निकालने पर मेरे पास में EBIT आता है, EBIT में से इंटरेस्ट निकालने पर मेरे पास में क्या आ रहा है, EBT आ जाता है। और EBT में से अगर मैंने यहाँ पर टैक्सेस माइनस कर दिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, ठीक है। ये याद कर लिया तो आपसे 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड जो एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आगे भी यही सारा चलेगा। और ब्रेक इवन पॉइंट का क्या वो है फॉर्मूला, वो भी याद कर लिया ना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रखना ये चीज, कभी पर यूनिट की जगह मेन वाला ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स आ गई, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करा, EBIT निकाल लिया। फिर इंटरेस्ट आपको दे रखा है इन्होंने कि 10% का इंटरेस्ट हमने पे किया है, जब हमारा डेट जो है वो 5 लाख रुपए का है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, यहाँ पर 50,000 हो गया। तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद में अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन ये रहा, EBIT ये रहा, फाइनेंशियल लेवरेज निकाला, फिर कंबाइंड लेवरेज निकल गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कितना मजा आ जाएगा, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इसके ऊपर आपके पास में, और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। यहाँ पर भी अगेन आपको कंबाइंड लेवरेज निकालना है, तो सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दी तो आपके पास आ गया EBIT, कितना आ गया, 100 लाख आ गया, ठीक है। तो 150 अपॉन 100 कितना हो गया आपके पास में, 1.5 आ गया, ये आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज। अब इंटरेस्ट आपको क्या करना है, EBIT में से 100 में से 20 लाख का इंटरेस्ट माइनस किया, 80 बचा, तो 100/80 कर दिया, ये क्या हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज आ गया। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 150 ये था, है ना, एक सेकेंड, हाँ 150, 100 से 100 कट गया, ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है, निकल जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, यूं ही आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको अगेन व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम ऑपरेटिंग लेवरेज एट द सेल्स वैल्यू, ये बताना है कि आप क्या इन्फर कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले तो सेल्स इन्होंने यहाँ पर यूनिट्स बता रखी है कि भाई 2,500 यूनिट्स थी, 3,000 यूनिट्स थी, वेरिएबल कॉस्ट आपको बता रखी है कि इतनी थी, और यहाँ पर इतनी आ जाएगी आपकी, ठीक है। कैसे निकालना है, इन्होंने ना अलग अलग कॉस्ट दे रखे हैं, भाई 9 यूनिट रुपीस पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट, सेल आपने 14 रुपए का एक सामान बेचा है, एक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, अपनी सेल्स निकाल ली, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लोगे, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी होगी, उसको माइनस करोगे, EBIT आ गया। अब देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एक में 5 है, एक में 3 है, 5 किस में है, जिसमें आपके पास में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपका कैसा है, कम है, लेकिन अगर हम बात करें EBIT भी कम है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी आपका ज्यादा है लेकिन EBIT भी ज्यादा है। अब ये इन्फर करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर इन्फर कर पा रहे हो, ये तो आप आराम से निकाल ही लोगे। एंड डू देयर डिफरेंस इफ एनी, यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंसेस तो बहुत है यहाँ पर, अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है।
फिक्स्ड कॉस्ट दोनों की कैसी है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट आई थिंक सेम ही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सवाइजी लिमिटेड है, यहाँ पर एक नई मशीनरी खरीदी है, डेप्रिशिएबल बेस इनका 1 लाख रुपए का है और एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ 4 साल की है। याद है ये सब कैसे निकालते थे, आपका डेप्रिशिएबल बेस और ये सारा डेप्रिसिएशन जब हम निकालते थे, है ना। अब चेंज इन अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 45,000 रुपीज दे रखा है 2021 में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में अर्निंग्स में जो चेंजेस आए हैं 30,000 के हैं, यहाँ 25,000 के हैं, यहाँ आपके पास 35,000 है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज करना है और 20% का टैक्स रेट लगाना है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हमें कैसे निकालना होता था स्ट्रेट लाइन मेथड से, याद है। सबसे पहले हम क्या देखते थे कि हमारे पास में सैलवेज वैल्यू कितनी है, सैलवेज वैल्यू तो इन्होंने यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, उसको 0 बोल देते हैं, ठीक है। अब डेप्रिशिएबल बेस आपका कितना है, यहाँ पर 1 लाख रुपए का डेप्रिशिएबल बेस है, जो कि 4 साल में यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक लाइफ रहेगी। तो 1 लाख को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। ऐसे तो निकालते थे आपके पास में, जो भी डेप्रिशिएशन कैसे निकालते थे कि आपकी सैलवेज वैल्यू कितनी है अपॉन यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ ले लेते हैं, तो 25,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन होगा हर साल का, 4 साल 25,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अर्निंग्स जो दे रखी है वो आपको बिफोर टैक्स और डेप्रिसिएशन दे रखी है, वो आपने देख ली यहाँ पर, है ना। ये सारी अर्निंग्स जो दे रखी है इसकी टेबल बना ली। अब इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स रह गया आपके पास, ईबीटी रह गया। अब ईबीटी से यहाँ पर टैक्सेस पे करें, टैक्सेस पे करने से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर आने के बाद में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्या था, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, कैश में खर्चा नहीं हो रहा, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास में नेट कैश फ्लो आ जाएगा कि कितनी इनकम आपको एग्जैक्टली हुई है, आ गई, ठीक है। अब देखो, अब आपसे क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पर रेलेवेंट कैश फ्लोज आपको कंप्यूट करने हैं, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट कैश फ्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब समझो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी किस तरीके से होती है, हमारे पास में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए कि हम सेटअप कर पाए, जमीन खरीदेंगे या फिर रेंट पर लेंगे, फिर उसके बाद में मशीनरीज हमें लगानी पड़ेंगी, यूटिलिटी चार्जेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जाएगा, है ना। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जैसे लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, ये सब आपकी किस में आती हैं, डायरेक्ट चार्जेस में आ जाती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे मशीन खराब हो रही है उसे रिपेयर कराना है, ल्यूब्रिकेंट्स यूज करने हैं, तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ कॉस्ट लगती है और प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, अब मशीन आएगी तो मशीन का इंस्टॉलेशन में अलग प्राइस लगता, कॉस्ट लगती है। फिर आपके प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग चार्जेस होते हैं, और कुछ आपके पास रेलेवेंट ओवरहेड्स होते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पावर सेटअप, एनवायरमेंटल कंप्लायंस आपको यूज करने पड़ेंगे, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं मैं बता ही चुकी हूँ। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगती है यहाँ पर, जैसे मैन पावर लगेगी, लोग आएंगे लगाने के लिए मशीनरीज को, यहाँ पर आपको मशीन एक जगह से जहां से खरीदी होगी वहां से दूसरी जगह पर इसे इंस्टॉल कराना रहेगा, तो अच्छी खासी यहाँ पर कॉस्ट लग जाती है, ठीक। फिर प्री ऑपरेटिव एंड डायरेक्ट सेटअप कॉस्ट होती है, जिसमें एक्सपेंडिचर हमारे कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हम देखते हैं, सैलरीज लगेंगी, एडमिन कॉस्ट लगेगी, वेजेस लगते हैं, एसेट्स ऑन कंप्लीशन पर हमारी कुछ कॉस्ट जो है उसको हम यहाँ पर एट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 10 लाख की मशीनरी खरीदी, 5 लाख रुपए इसको लाने ले जाने सेटअप सब में लग गए, तो 15 लाख रुपए का पूरा मशीन का सेटअप है, ऐसा बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं और अलग अलग कॉस्ट लगती हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी आ जाएंगी। अब ये आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है, न्यूमेरिकल डेटा किस तरीके से है, ये बोल रहे हैं ये साल है 4, इतना इतना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है 4 साल में, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी है आपकी। अब नेट कैश फ्लो निकालो, तो कैसे निकालोगे कि भाई ये यहाँ से माइनस कर दिया, अब मेरे पास इतना पैसा बचा, ये जो पैसा बचा इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो भी मैंने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट अर्निंग पता चल गई कि भाई इतनी है। इसके बाद में क्यूमुलेटिव कॉस्ट हमें निकालनी है कि भाई क्यूमुलेटिव हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी,
तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो यहाँ पर हम ऐड करके चलते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी, ठीक है, वो हमारी क्यूमुलेटिव कॉस्ट है और इसको हम दोबारा से इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आता है, क्यूमुलेटिव रिटर्न्स आ जाएंगे। एग्जाम में क्या क्या देंगे, एग्जाम में देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, बस दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन के लिए आपको हो सकता है कि बता दे कि डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से यूज किया है। यहाँ पर आई थिंक सो WDV मेथड यूज किया है, नहीं WDV मेथड भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अलग से डेप्रिसिएशन आपको दे रखा होगा, फिर आपको ये नेट अर्निंग्स वगैरह निकाल लेनी है। निकल गई, निकलने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर फाइनल कॉस्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यूज करोगे। नेसेसिटी, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या है, कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एसेट की एक्विजिशन हमें करनी है जो कि एसेंशियल है, बिना मशीन के कैसे सामान बनाओगे। फिर यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो जो कि आपको यहाँ पर कम पैसे में ज्यादा सामान बनाकर दे दे, और प्रोसेस बेस्ट यूज करना है। कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग करनी है, देखो जब सामान खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल जब प्रोक्योर कर रहे हैं, तो अगर सस्ते में करोगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। एक चीज बताती हूँ, कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब आप कभी भी मार्केट में शूज लेने जाओगे तो सिमिलर काइंड के शूज आपको सिमिलर क्वालिटी के आपको कैसे मिलते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर मिलते हैं, राइट। तो हम ना हमारे सेलिंग प्राइसेस को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन एक्चुअली कंट्रोल इज अवर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो हमारा यहाँ पर COGS होता है, कॉग्स इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ओवरऑल कॉस्ट लग रही है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, उसको यहाँ पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारी जो इनपुट कॉस्ट है उन्हें हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता है, जैसे लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल काफी सारा एक साथ ऑर्डर करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर होलसेल पर सामान खरीदते हो तो सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज लग रही है। फिर कॉस्ट वर्सेस रिकवरेबल ड्यूटीज, तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि आप रिकवर कर सकते हो। गवर्नमेंट बहुत सारे आपको इंसेंटिव्स दे देती है, छूट दे देती है, तो यहाँ पर उनको आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में नहीं ऐड करते हो। जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स में आपको सब्सिडीज मिल जाती हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है उससे। फिर आती है लेवरेजिंग। लेवरेजिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि भाई हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। हमने मान लो फिक्स एसेट है तो वो लीज पर लिया है, लीज पड़ा था ना जब रेंट पर लेते हैं जमीन मशीन को, तो एक होता है फाइनेंस लीज जिसमें हम इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ के लिए उसको लीज पर लेते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीज जो छोटे टाइम के लिए लेते हैं। तो वो सारी बातें हैं, ठीक। फिर भाई एसेट की लाइफ टाइम कितनी है और डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ग्रोथ कंसिडरेशन देखते हो कि भाई आगे जाकर कैपेसिटी एनहांसमेंट कैसे करोगे। जब कभी पिच करने जाओगे ना बिजनेस आइडिया, तो आपसे पूछेंगे कि ठीक है ये तो आपका सीड स्टेज हो गया, ग्रोथ के टाइम पर आप क्या करोगे, जब एक्सपेंशन करना है तब क्या करोगे। तो वो सारी चीजें, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होता है कि भाई कैपेसिटी एनहांसमेंट कैसे करनी है और R&D कब करवानी है, कैसे करनी है, क्योंकि R&D में जो कॉस्ट लग रही है वो आपको तुरंत बेनिफिट नहीं देती है, कम से कम 5 साल लेती है। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशिएंसी हमारी आ जानी चाहिए ऑपरेशंस में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, पैकेजिंग कोई और कर रहा है, मार्केटिंग कोई और कर रहा है। धीरे धीरे कोशिश करनी है कि सारे काम हम खुद कर लें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखते हैं तो टारगेट करेंगे रिटर्न्स को, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो, जो हमने पैसा लगाया है हमें एटलीस्ट यहाँ पर उतना अमाउंट मिले कि हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे रिकवर कर पाए, ठीक है। तो एक गुड कॉस्ट एनालिसिस में क्या देखते हैं हम कि प्रोजेक्शन जो है हमारे फ्यूचर रिटर्न्स का, कि भाई आगे जाकर हमें कितने रिटर्न्स हो सकते हैं उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ऑप्टिमल यूजेस करने की कोशिश करते हैं हमारे कैपिटल रिसोर्सेस का, एनवायरमेंट और लीगल फ्रेमवर्क के साथ इसे अलाइन करते हैं, और स्ट्रेटेजिक फिट देखते हैं ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स की। अब यहाँ पर इन्हीं चीजों से रिलेटेड जो अभी आपको समझाया क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं करना चाहिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में जब यहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस हम बना रहे हैं नए प्रोजेक्ट की। पहला है इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है मशीनरी की और साइट प्रिपरेशन, तो इसे तो आप लोगे। कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एनवायरमेंट कॉस्ट में आ जाएगा। सैलरीज जो आप पे कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में आ जाएगा। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि भाई यहाँ पर आपने जीएसटी पे किया, आपसे पहले 2-3 लोगों ने पे कर रखा था,
तो आप यहाँ पर आईटीसी के थ्रू क्या कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा जीएसटी पे हो गया है 2-3 बार, उसे यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। तो वो यहाँ पर क्यों लेकर चलोगे, है ना। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में, क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट में व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट एनालिसिस। अच्छा, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है आपके पास में पे बैक पीरियड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो पे बैक पीरियड क्या होता है। आज मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने उसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा, आपने मुझे बोला अब आप हर साल मुझे 2,000 रुपए दोगे। तो पहले साल में 2,000, दूसरे साल में 2,000, ऐसे कर 5 साल में पूरे 10,000 रुपए वापस कर दोगे। ये होते हैं मेरे पास में 10,000 रुपीज जो आए, या 5 साल में, ठीक है। तो 5 ईयर क्या हुआ मेरे लिए, पे बैक पीरियड हो गया कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो हमें पूरी की पूरी कब मिल रही है। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या है, 10,000 रुपए जो मैंने आज दिए, ठीक है, अब 5 साल बाद यही मुझे 10,000 रुपए वापस करते हो तो मैं तो लॉस में हूँ। क्यों, क्योंकि जो वर्थ है मेरे 10,000 की आज, वो अगले 5 साल में तो कम हो जाएगी। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर एक डिस्काउंटेड फैक्टर लगाना पड़ता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट याद है। तो यहाँ पर वही लगेगा। एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह भी याद हो जाए, आगे जाकर क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि प्रेजेंट, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, ये कह रहा है 1 रुपी इन्वेस्टेड टुडे, ठीक है, हैज मोर वर्थ देन 1 रुपी इन्वेस्टेड टुमारो, ठीक है। क्यों, या फिर आज के 1 रुपए की जो वैल्यू है वो कल से ज्यादा होगी, जो आने वाला कल है, ठीक है। तो फ्यूचर में हमारी वैल्यू कम हो जाती है, जैसा हमने बहुत बार अपने सामान में भी देख सकते हैं। आज के टाइम में 500 रुपए की क्या वैल्यू है, जब हम बच्चे थे तब कितना बड़ा वैल्यू हुआ करता था, ठीक है। 10 रुपए तब हमें, जब मेरे टाइम पर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें 2 टॉफी लेकर आनी है तो 1 रुपए की 2 टॉफी आती थी। वो लोग अपने टाइम का बताते थे कि हमारे टाइम पर तो 25 पैसे की आ जाती थी। आज के टाइम में बच्चे सीधे 10 रुपए का नोट लेकर चलते हैं। तो वही एक डिफरेंस आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि भाई वैल्यू कम हो रही है ना। अब इसे निकालते कैसे हैं, सबसे पहले अगर मैं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है फ्यूचर में जो कैश फ्लो होने वाला है, आज मैंने एक प्रोजेक्ट में 10,000 रुपए लगाए, अब वो प्रोजेक्ट मुझे आज से कुछ टाइम के बाद ही मेरे पैसे वापस करेगा, तो मुझे जो वो फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाला है, ठीक है, वो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस जो भी मेरा डिस्काउंट रेट है टू दी पावर n। n क्या है, यहाँ पर टाइम हो गया, ईयर्स में जैसे ले सकते हैं कि आज से 2 साल 5 साल, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कहलाता है डिस्काउंटेड रेट। और FV क्या होता है, FV होता है जो कैश फ्लोज आपको फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक। अब एक और होता है हमारे पास, मान लो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है जो 10 रुपए में आज इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r टू दी पावर n, इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, इससे आपको यहाँ पर चीजें याद रहेंगी, कर लोगे। अब देखो सबसे पहले बोल रहे हैं जो पे बैक पीरियड है ये आइडेंटिफाई करेगा, क्या आइडेंटिफाई करेगा कि कितना टाइम हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की कवर जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसे रिकवर करने में लगेगा यूजिंग क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, 10,000, ठीक है, 2,000 आज मिले, 2,000 कल मिले, तो 4, 6, 8, 10, तो क्यूमुलेटिव हो गया ना, उसे ऐड करते जा रहे हैं, तो करेक्ट बात है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड कंसीडर्स टीवीएम, ये टीवीएम कंसीडर कर रहा है अनलाइक द सिंपल, ये भी बात सही है। पेबैक पीरियड मेथड कंसीडर्स प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी देखता है एंड कैश फ्लोज देखता है बियॉन्ड द इन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी पीरियड, ये देख रहा है कि आगे जाकर हमें कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो सकता है। क्या मैंने आपसे प्रॉफिट की बात की, मैंने कहा मेरा पैसा कब वापस आएगा वो बता दो, तो ये तो गलत हो गया। फिर पेबैक पीरियड बोल रहे मोर यूजफुल है लार्ज कैपिटल बजटिंग के लिए और देन स्मॉल स्केल बिजनेस। देखो पेबैक पीरियड स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सही है
और लार्ज कैपिटल बजटिंग कर रहे हो, आज 50 करोड़ रुपए लगा रहे हो, तो उसके लिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड देखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ये बोल रहे हैं एक प्रोजेक्ट है जिसकी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 20 लाख रुपए है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ईल्ड हो रहा है प्रॉफिट वो कर रहे हैं 3 लाख रुपए का। ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 10% बट बिफोर टैक्स एट 50%। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना होगा ये देखा बताया है इन्होंने कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा 3 लाख रुपए है। अब मेरे 3 लाख पर 50,000 का तो टैक्स ही दे दिया, तो 1.5 लाख रुपए बचे, है ना, 50% ही बचा मेरे पास में। अब उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में बोल रहे हैं कि अब हमारे पास में हमने डेप्रिसिएशन भी लगा रखा था, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन हमने जब हमारा टैक्स पे करने के बाद में ऐड करा तो कितना ऐड होगा, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने देखा है। तो आपने कितना इसको किया होगा, ये आपका गया होगा यहाँ पर 20 लाख का 10%। तो 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, राइट। अब क्या करोगे, अब इसे ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 3,50,000 हो गया टोटल कैश इनफ्लो। अब टोटल कैश इनफ्लो आपका निकल गया, हाँ जी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मेरा पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड के लिए यहाँ पर साल के हिसाब से तो कुछ दे नहीं रखा है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मेरे पास में कितना इन्वेस्टमेंट लगा था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी मेरी 20 लाख रुपए की, और हर साल जो मुझे कैश इनफ्लो हो रहा है वो हो रहा है 3.5 लाख रुपए का। तो इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर एनुअल कैश फ्लो वेरी कर रहे हैं, ये क्या है कि हर साल मुझे 3,50,000 रुपए मिल रहे हैं कैश फ्लो के थ्रू। यहाँ पर मेरे कैश फ्लोज वेरी कर रहे हैं। अब जब वेरी कर रहे होते हैं तो कैसे करना है उसके लिए देख लो। सबसे पहले 80 लाख हजार थे, फिर 60,000, फिर 60,000, फिर 20,000, फाइन। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो दे रखा है जो कि है आपका 2 लाख रुपए का। तो इसमें कैश इनफ्लोज आपके कुछ इस तरह से दे रखे हैं। अब आपसे पे बैक पीरियड पूछ रहे हैं कि पे बैक पीरियड कैसे रहेगा। तो पे बैक पीरियड कैसे निकालते हो, क्यूमुलेटिव होता है पे बैक पीरियड, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाया था। तो यहाँ पर 80,000, 80 और 60 कितना हो गया आपका, 1,40,000 हो गया। 1,40,000 और 60,000 कितना हो गया, 2 लाख हो गया। 2 लाख और 20,000 कितना हो गया, 2,20,000 हो गया। ठीक है, तो 2 लाख कब मिल गया आपको, 2 लाख आपको थर्ड ईयर में वापस मिल गया। तो 3 हो गया इसका आंसर, 2 लाख इस साल में मिल गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया आपका आंसर। अब ये थर्ड ईयर में भी बोल रहे हैं कि जो कैश इनफ्लो है वो आपका आउट इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अब एक और तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन करा है इन्होंने। यहाँ पर वेरिएशन में क्या बोला है इन्होंने, वेरिएशन में इन्होंने बोला है कि सपोज इस एग्जाम्पल में जो इनिशियल आउटले है वो 2,05,000 है, तो यहाँ 2 लाख है, यहाँ 2,20,000 है। 2,05,000 कब मिलेंगे ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, फिर देखोगे कितना पैसा बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 5,000 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, और कैश फ्लो जो फोर्थ ईयर में हुआ है वो कितना है, 20,000 रुपए है। ठीक, तो यहाँ पर ये कितने में आ जाएगा, 1/4 ईयर में, 1/4 ईयर में आपको पैसा मिल जाएगा। तो 0.25 भी लिख सकते हैं 1/4 को। तो इससे आपके पास आ जाएगा कि 3.25 साल के अंदर मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाना है। ठीक है, पहले केस में आपको 2 लाख इनिशियल आउटले बता रखा है जो कि आपका डायरेक्टली निकल गया। अगले में इनिशियल आउट इन्वेस्टमेंट जो है, जो पैसा इन्वेस्ट करा गया है वो 2,05,000 है। तो 2 लाख तो 3 साल में मिल गया, बाकी 5,000 कितने टाइम में मिलेगा उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है कि पहले हमारा कितना पैसा बचा है और फोर्थ ईयर में कितना कैश फ्लो होगा। अब ये देखो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 30,000 रुपए का कैश आउटले है, एनुअल कैश फ्लो जो है इनफ्लो वो आपके पास 6,000 रुपए का है। पे बैक पीरियड आपके पास 5 साल के लिए कितना दे रखा है, यहाँ पर पे बैक पीरियड आपको 5 साल का दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब ये कैसे निकाला है पे बैक पीरियड इन्होंने, सिंपल सा इन्होंने यूज करा कि एनुअल कैश इनफ्लो आपका 6000 है, 30,000 हमने लगाया है ना, तो कैसे निकाल लोगे 30,000 अपन 6,000 निकाल लिया। लेकिन पे बैक पीरियड की प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पर इग्नोर कर रहा है, तो इसको यहाँ पर सही करने के लिए हम हमारे जो कैश फ्लोज है इनको डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे। अब देखो एक चीज समझना, या तो ये टेबल आपको दे रखी होगी, ठीक है, अगर ये टेबल नहीं दे रखी है तो खुद से लगाना पड़ेगा। 1 प्लस 0.15 टू दी पावर n, पहले साल में 1 होगा, दूसरे साल में 2 होगा, तीसरे में 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। फिर क्या करते हो, फिर यहाँ पर इन कैश फ्लोज को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो। कैसे कर रहे हो समझ में आ रहा है, ये आपकी वैल्यू जो है 1 प्लस 0.15 ये कितनी है, ये है 0.870 आएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, मल्टीप्लाई करने से प्रेजेंट वैल्यू आ गई जो फ्यूचर में कैश फ्लोज हो रहे हैं, आ गई। अब यहाँ पर टू दी पावर 2 ऐसे होता है ये, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इन्हें ऐड करते हुए जाओगे, तो आपके पास क्या आया 28,632 रुपए इसमें आ गए। 10th ईयर में आपके पास 30,114 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग इसको आंसर को निकाल लेना कि किस तरह वैल्यू आपकी आएगी। अब आ जाओ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर, इसके भी 3 मेथड्स होते हैं, पता है 3 मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं ARR जो है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स निकालकर, और इसमें से भी नॉन कैश आइटम्स को डेप्रिसिएशन जैसे है उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम कर रहे थे पे बैक पीरियड में, इसमें नहीं करते हैं। फिर ये बोल रहे हैं ये मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर चलते हैं, ठीक है, जो कि इसको पे बैक पीरियड से सुपीरियर बनाता है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग हमारी नॉर्मल वैल्यूज लेकर चलते हैं। ये इजी है कैलकुलेट करने में, हाँ बहुत इजी है, एकदम फॉर्मूला लगा लोगे, 2-3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई सा भी आप लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये बोल रहे हैं ये कैश फ्लोज और लिक्विडिटी पर यहाँ पर फोकस करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए और सी आपका आंसर बन जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करेगा, कैश फ्लो पर नहीं करता है, और यहाँ पर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। तो देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता है कि भाई एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना है और इनिशियल और एवरेज इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी रहेगी, ठीक है, ये हटा दो। अभी देखो यहाँ पर हम इसे कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आएंगे अभी सामने तब बताती हूँ मैं। सबसे पहले बेसिक समझ लो कि ARR जो एक सिंपल कैपिटल बजटिंग है जिसमें हम मेजर करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी होगी किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम देते हैं और ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाती है। जैसे अब आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए मैंने, यहाँ कैश फ्लोज को या फिर टाइम वैल्यू मनी को हम नहीं लेकर चलते हैं, इजी है कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका ध्यान रहता है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न्स आपको कितने मिल रहे हैं, प्रॉफिट आपको कितने मिल रहे हैं। अब इसके लिए हम 3 फॉर्मूले जो हैं वो यूज करेंगे, डिपेंड करता है आपको एग्जाम में क्या दे रखा है। अच्छा इसमें हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर कर चलते हैं, ये भी याद रखना। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर दोबारा से ऐड नहीं होगी जैसा हमने अभी तक यहाँ पर किया था, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है ना, ये नहीं करना पे बैक पीरियड में जैसे कर रखा है। अब देखो सबसे पहले आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो इसमें, ठीक है, सॉरी एक्सक्लूड कर दो, जैसे पहले ऐड की थी इसमें एक्सक्लूड करनी है। एक्सक्लूड कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करने से आपके पास एग्जैक्ट प्रॉफिट आ गया, एग्जैक्ट प्रॉफिट आने के बाद में उसको मेंशन कर दो, कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, तो क्या हुआ है, सबसे पहले तो इन्वेस्ट करा है 3 लाख रुपए 3 साल के लिए, और जो वैल्यू है सैल्वेज वैल्यू जो है मशीन की वो बोल रहे हैं 90,000 रुपए होगी, और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ये होगा आपका 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा कितना बैठेगा ये कैसे निकालना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी प्रोजेक्ट कितने की है, 3 लाख रुपए की है, और आपके पास में वैल्यू कितनी है, सैल्वेज वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू कितनी है 90,000 है, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास में 2,10,000 बचा, और
आपकी लाइफ स्पैन कितनी है, 3 साल की है। तो डेप्रिसिएशनेबल बेस कैसे निकालते हैं, आपका कॉस्ट वैल्यू कितना है मशीन का माइनस यहाँ पर आपकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है अपॉन यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है या फिर यूजफुल लाइफ कितनी है मशीन की। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 30 लाख माइनस 90,000 अपॉन आपका कितने साल है, 3 साल। तो आंसर आ जाएगा आपका 70,000। ठीक है, 70,000 आंसर आ गया इससे, 721। ठीक, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। पहले कितनी वैल्यू थी, पहले थी मशीन की वैल्यू 3 लाख रुपए, अब 70,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया तो कितनी बची, 2,30,000 बची। फिर दूसरे साल में कितनी वैल्यू बचेगी, 2,30,000। 2,30,000 में से कितना माइनस करोगे, 70,000। ठीक है, तो 1,60,000 बची। 1,60,000 में से अब यहाँ पर अगेन आपका डेप्रिसिएशन लगकर सॉरी सैल्वेज वैल्यू बच जाएगी 3 साल के बाद में, जो कि हो गई मशीन की वैल्यू 90,000 रुपए। ठीक, अब क्या करते हो, सबसे पहले निकालना है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिगनिंग शैल बी एज फॉलोज। सबसे पहले ARR निकालना है, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो एक मेथड है कि प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ले लो कितना है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले लो इन द बिगनिंग ऑफ ईयर कितनी है। तो तीनों साल का यहाँ पर आपने निकाल लिया। एनुअल बेसिस पर निकालना है कि भाई ईयर 1 में आपके पास कितना प्रॉफिट है, ईयर 2 में कितना है, ईयर 3 में कितना है। और इससे आपको निकालना है कि भाई मेरा ARR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कुछ भी आपको बोल सकते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोला है तो एनुअल बेस पर निकालोगे। अब दूसरा आ जाओ, अगर यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पर बोला है तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आपको निकालना है। हर साल आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हर साल आपको यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हुआ आपका एवरेज प्रॉफिट, 80,000 हुआ। 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 अपॉन 3 है ना, तो ये आपका 80,000 हो गया। और इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में आपकी कितनी है। तीसरे में क्या करते हैं, तीसरे में यहाँ निकालोगे एवरेज रेट ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए सिंपली यू हैव टू डू कि आप यहाँ पर जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, माइनस आपकी कितनी यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू है वो देखोगे, अपॉन यहाँ पर क्या करोगे बाई 2 कर देते हो, और क्या करोगे साथ में सैल्वेज वैल्यू को फिर ऐड कर देते हो। कैसे करना है, सबसे पहले देखोगे मेरी भाई यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्या हो रहा है इसमें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी माइनस आपकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है, फिर अपॉन 2 करते हो। ठीक करा, फिर इसी में सैल्वेज वैल्यू को और ऐड कर दोगे, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू तो आपके पास बची जाती है ना एक अमाउंट, तो इससे आपके पास आती है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो आपने सीख ही लिया, और इनको यहाँ पर आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर देते हो। तो क्या आता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पर आता है। तो 3 मेथड कौन कौन से हैं, एनुअल बेसिस की भाई हर साल यहाँ पर आपने प्रॉफिट निकालना है, या फिर हो सकता है एवरेज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेसिस आ जाए जिसमें कि एवरेज इन्वेस्टमेंट देखोगे, या एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख रुपए की, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो देगा वो कुछ इस तरीके से देगा हर साल। फाइन, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये आपसे बोल रहे हैं कि सपोज ऐसा मानकर चलो कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इस 5वें साल के बाद में मशीन और प्रोजेक्ट जो है वो हमने 80,000 रुपए के बेच दिए। मतलब ये क्या हुई, सैल्वेज वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आ रहा है टोटल प्रॉफिट, ये बोले 4,60,000 आ रहा है। 4,60,000 को हम क्या करेंगे 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे पास में या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितनी है, 10 लाख रुपए की है। फाइन, तो इससे हमारे पास में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ सकता है। दूसरा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालेंगे हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले से। जैसे
इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी है 10 लाख, 80,000 रुपए हमारे पास बचे, तो कितना बचा हमारे पास में 9 लाख, ठीक है, समथिंग समथिंग बचा, 9,20,000 रुपए बचा हमारे पास में। और 9,20,000 में क्या करेंगे, फिर सैल्वेज वैल्यू ऐड कर देंगे, है ना। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में इसका डिवाइड बाय 2 करा, डिवाइड बाय 2 कर फिर हमने क्या करना है, 80,000 रुपए यहाँ पर ऐड कर देने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अभी थोड़ी देर पहले एक मेथड समझाया था ना, जिसमें हम क्या करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करते हो आप, सबसे पहले तो 1/2 किसका लेते हो, यहाँ पर जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी माइनस सैल्वेज वैल्यू, और फिर क्या करते हो, फिर यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू अलग से ऐड कर देते हो। तो ये अगर कर रहे हो तो 10 लाख माइनस क्या, सैल्वेज वैल्यू 80,000 है, अपॉन 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9,20,000 अपॉन आपका 2, प्लस यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 80,000 रुपए है, ठीक है। और इसको निकालने के बाद में क्या करोगे, इसको निकालने के बाद में यहाँ पर इससे किसको डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर अपनी इनिशियल, इससे जो भी आपका टोटल प्रॉफिट था, इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल कर, ठीक है। तो ये तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एनुअल बेसिस पर निकालना है तो हर साल के लिए यहाँ पर देखोगे कितना प्रॉफिट है आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर यहाँ पर आप एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेकर और इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में लेकर चल रहे हो तो ये वाला मेथड है। जब टोटल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट है तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक। चलो अब आती है बात नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। इसमें हम ना बेसिकली दोबारा से बताती हूँ, हाँ यहाँ हम क्या करते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है और जो मुझे पैसा बाद में मिलेगा वो यहाँ पर कितना मिलेगा, हम इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोज, फ्यूचर में जो इनकम मुझे हो रही है इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोज में से जो मेरी इन्वेस्टमेंट है इनिशियल वो माइनस करके देखते हैं। अब वो जो फ्यूचर में कैश फ्लोज हो रहे हैं उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालना सिखाया था कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी होती है जो हमारे पास फ्यूचर में कैश फ्लो है अपॉन 1 + r⁴n, ठीक है। अब ये भी हम सबमिशन में लेंगे, जैसे 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो 5 साल में जो फ्यूचर में कैश फ्लोज हो रहे हैं सबको ऐड करते हुए जाओगे और सबको ऐड करने के बाद में फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है जिसमें हम डिस्काउंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स किसी चीज को डिस्काउंट 1 से ज्यादा में अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम आती है ना, तो हाँ डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर पता चल पाए कि भाई उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव माना गया है क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कंसीडर करता है और अजम्पशंस नहीं लेकर चलता। तो फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा ये कैसे क्या है, अजम्पशन ही है ना, तो ये कैसे पता कर लोगे, वरना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं एक प्रोजेक्ट जिसका पॉजिटिव एनपीवी है, ठीक है, यहाँ पर शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ा देता है और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स एनपीवी हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, जितना ज्यादा एनपीवी होगा या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारा अच्छा होना चाहिए या फिर हमारा जो यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये तीनों तो हमारे ज्यादा होने चाहिए और पे बैक पीरियड कम से कम होना चाहिए। मतलब जितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो जल्दी से जल्दी मिल जाए यही चाहूंगी ना, तो पे बैक पीरियड कम रहे, बाकी तीनों चीजें मेरी ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक है। अगर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ तो इसको हम एज कैश इनफ्लो लेंगे। वर्किंग कैपिटल आपका क्या है, जो प्रोक्योरमेंट से लेकर उसकी प्रोसेसिंग में लग रहा है पैसा, है ना, तो ये तो हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो स्टेटमेंट डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, ए एंड सी आपका आंसर हो जाएगा। एनपीवी का मतलब क्या है, एक बर्ड हाथ में बेटर है कि 2 बुश में है, ठीक है, ये याद रखना, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि आज के 1 रुपए की वर्थ ज्यादा है जो 1 रुपए की वर्थ फ्यूचर में होगी, और इसे हम कैसे निकाल रहे हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर सीटी क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोज है, और ये आपके लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है हमारे लिए यहाँ पर, सबसे पहले तो ये डिस्काउंट रेट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब डिस्काउंट रेट आज 1 रुपए की वैल्यू चलो कम हो रही है कल से, लेकिन कितने % कम हो रही है ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं पूरा अजम्पशन ही चल रहा है। और कैश फ्लोज जो है वो अनसर्टेन है, मैं मानकर चल रही हूँ कि सबसे इनकम होगी, हो सकता है ना हो, ठीक है।
और ये यहाँ पर डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं शो कर रहा। ये यहाँ पर हो सकता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हैं उनको इम्पैक्ट कर दे, उन्हें यहाँ पर क्या कर रहा है, उन्हें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं शो कर रहा। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि मेरे पास में कितना पूरा ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा लग रहा है। जब रॉ मटेरियल प्रोक्योर करे मतलब खरीदे, प्रोक्योरमेंट से लेकर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से फिनिश गुड से उसको बेचना, बेचने के बाद कैश रिसीव करना। तो वर्किंग कैपिटल में अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश आउटफ्लो मेरा ज्यादा है, यहाँ पर पैसा ज्यादा लग रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास इनकम आ रही है। आउटफ्लो इज एक्सपेंस, इनफ्लो इज इनकम। ठीक, कैपिटल राशनिंग की बात करें तो जब एक फर्म के पास में लिमिटेड कैपिटल होता है तो ये यहाँ पर सभी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो क्या करेगी, यहाँ पर उन बेसिकली प्रोजेक्ट्स को लेगी जो ज्यादा हाई आईआरआर रखते हो। ठीक है, देखो अगर मैं 5 प्रोजेक्ट्स दूं, एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं एनपीवी में, दूसरे में 200, तीसरे में 300, 400, 500, तो जिसमें हाइयर एनपीवी है मैं उसे चूज करूंगी। सिमिलरली मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जाता है, सिमिलरली मेरा यहाँ पर एआरआर जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर क्या क्या है हमारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर, वो हमें देखना पड़ता है। रिटेन्ड अर्निंग्स हम यूज नहीं कर रहे, कोई नई बोरोइंग्स ना लें, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट करेंगे, भाई यहाँ पर जो भी हमारा आईआरआर, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है अकॉर्डिंगली हम जाते हैं। अब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि हम किस तरह से हमारे एसेट्स को और प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें जिनकी यहाँ पर अनइक्वल लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीवी जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे प्रोजेक्ट की, उसको हम इक्वल एनुअल कॉस्ट में डिवाइड करते हैं और फिर ईयरली बेसिस पर इनको कंपेयर करते हैं ताकि हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी देख पाए। तो एनपीवी हमारी कॉस्ट की देखते हैं कि भाई जो कॉस्ट हमें लगेंगी उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और एन्युटी फैक्टर लेकर चलते हैं फॉर द प्रोजेक्ट लाइफ। आ जाएगा ये समझ में कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कौन सा, एनपीवी इज इक्वल टू आपका पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपके नेट कैश इनफ्लोस की, जो इनकम आपको हो रही है, माइनस आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे, एनपीवी 0 या नेगेटिव है तो उसको रिजेक्ट कर देते हो, और अगर यहाँ पर 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आपको दे रखे हैं तो जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा होगा उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कंप्यूट करो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक प्रोजेक्ट की जिसमें नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए है, कैश फ्लो 1 साल के लिए आपका पहले साल के लिए 55,000 रुपए है, दूसरे साल के लिए 80,000 है और तीसरे साल के लिए 15,000 है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है और आपको ये 10% का पीवीआईएफ फैक्टर दे रखा है, पीवीआईएफ फैक्टर की टेबल ही प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खास ये 1+R वाला फॉर्मूला ना लगाकर इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर एनुअल कैश फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी पहले साल में कितनी है, 1 लाख रुपए है, तो वो तो एज इट इज लिख देते हो। अब यहाँ पर पहले साल में आपके पास में 10% का डिस्काउंट फैक्टर लगा तो 0.909 होगा पीवीआईएफ, इसमें आपका 0.826 होगा, इसमें आपका 0.751 होगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज जो हैं, ये तीनों वैल्यूज इनको ऐड कर दोगे, ऐड कर कर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर कर देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, ये तीनों वैल्यूज इससे हाई आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज इससे हाई है और यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है ये आपका। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने माइनस करी जब हमारी फ्यूचर कैश इनफ्लो से, तो हमारी वैल्यू एनपीवी की यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने पर प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे समझ में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। अभी आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 में हमने इनिशियली 2 लाख रुपए लगाए हैं, एक में 1,90,000, एक में 2.5 लाख, एक में 2,10,000। अब ये हमें यहाँ पर कैश फ्लोज हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इन्होंने बोला है कि 12% है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे,
सबसे पहले तो यहाँ पर आप पीवीआईएफ फैक्टर यूज करोगे। ठीक, अब पीवीआईएफ फैक्टर कैसे यूज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी मेहनत। कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो 1 + 0.12 पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, ठीक है, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, ऐसे करके निकालना है। इसको निकालने के बाद में क्या करोगे, इसको निकालने के बाद में इन सबसे मल्टीप्लाई करके देखोगे कि क्या आपकी वैल्यूज आ रही हैं। अब जो वैल्यूज आ रही होंगी उन्हें ऐड कर कर देखोगे कि किसकी एनपीवी जो है वो सबसे ज्यादा हाई है। तो देखो ये पीवी फैक्टर आपको दे रखा है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले वाले में 50,000 से था, इस तरीके से वैल्यूज थी, इसको इससे इसमें इसमें, ठीक है, सबकी वैल्यूज थी अलग अलग, सबके साथ में मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद में ओवरऑल नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर किसकी सबसे हाई है, सबसे हाई आपकी यहाँ पर 27,000 वाले की है। तो आप इसी को लेकर चलोगे, इस वाले को, प्रोजेक्ट 3 को, ठीक है। अब आपसे बात हो रही है आईआरआर और एमआईआरआर की, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या डिफरेंस है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है कि जो पैसा आपको बाद में मिल रहा है आप उसको उसी रेट पर इन्वेस्ट कर रहे हो जिस रेट पर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। एमआईआरआर बोल रहा है कि हर बार, जैसे मुझे आज 10 रुपए मैंने आपको दिए, कल आपने मुझे इस पर 2% का इंटरेस्ट देकर वापस करा। अब मैं कल जो मुझे पैसा मिला है उसे मतलब 5% पर भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, 4 पर भी, 3 पर भी और 1 पर भी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2 पर ही इन्वेस्ट करूं। तो ये बोलता है हमारा मॉडिफाइड आईआरआर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आईआरआर, ये पहले में क्या बोल रहे हैं कि ये डिस्काउंट रेट है। कौन सा डिस्काउंट रेट है, जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे प्रोजेक्ट की वो 0 हो जाती है। देखो अगर आईआरआर निकालना है ना, तो आईआरआर निकालने में कोशिश यही करना कि एग्जाम में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और उन ऑप्शंस को यूज करो। क्यों, क्योंकि अजम्पशन पर जाता है और यहाँ पर हम एनपीवी 0 लेते हैं, मैं बताऊंगी अभी कैसे करते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा बोल रहे हैं ये अज्यूम करेगा कि जो इंटरमीडिएट कैश इनफ्लोज हैं वो री इन्वेस्ट हम आईआरआर पर कर रहे हैं, आईआरआर नहीं, हम उसे कॉस्ट किसी और कॉस्ट पर करते हैं, ठीक है। तो बी हमारा गलत हो जाएगा। सी बोल रहे हैं एमआईआरआर जो है वो लिमिटेशंस बता रहा है मल्टीपल आईआरआर्स की, जो कि यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो से हमें मिल रही हैं। अलग अलग कैश फ्लो आएंगे हर बार, एक प्रोजेक्ट हर बार सेम इनकम तो देगा नहीं और उसे आप अलग अलग रेट्स पर इन्वेस्ट करोगे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। फिर चौथा बोल रहे हैं आईआरआर जो है वो हमेशा एक यूनिक रेट ऑफ रिटर्न देता है, यूनिक नहीं, हर बार सेम रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में ए और सी करेक्ट हो जाते हैं। देखो अब आईआरआर कैसे निकालते हैं, ये देखो ये एक डिस्काउंट रेट है। डिस्काउंट रेट कौन सा, ये जो 1 + R निकाल रहे थे ना, टू दी पावर एन फ्यूचर कैश फ्लो में ये जो R है यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिस पर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न बताता है। कैसे निकालोगे, सिंपली कैसे निकाल रहे थे, एनपीवी, एनपीवी निकाल रहे थे कि भाई फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होने हैं उसका समेशन ले रहे थे और यहाँ पर उनको डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ में लेकर चल रहे थे एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते थे। इसमें क्या करते हैं, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसको रखोगे, इसको रखोगे, केवल एनपीवी जो है वो 0 हो जाएगी। मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो गई, आपके जो फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लोज हैं, ठीक है। तो अगर आपका आईआरआर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, अगर कम है तो रिजेक्ट करोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, अगर लोन लिया 10% पर, ठीक है, तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ डेट, 10% पर आपने कैपिटल अरेंज करी है, तो वो आपकी RRR हो जाती है, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब स्ट्रेंथ क्या है भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ के कैश फ्लोज लेकर चलते हैं, इंट्यूटिव यहाँ पर कंपैरिजन के लिए परसेंटेज रिटर्न्स लेते हैं, रैंक कर सकते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिसका आईआरआर सबसे ज्यादा होगा उसी को हम चूज करेंगे। ये यहाँ पर डिफिकल्ट है कंप्यूट करने में मैनुअली, हो सकता है आपको मल्टीपल आईआरआर्स मिल जाएं। री इन्वेस्टमेंट जो है हम यहाँ पर आईआरआर में इन्वेस्ट किस पर करते हैं, आईआरआर रेट पर ही करते हैं, जबकि एमआईआरआर में अलग अलग रेट्स हो सकते हैं और मिसलीडिंग होता है ये हमारे लिए, ठीक है।
मल्टीपल आईआरआर्स की अगर हम बात करें तो जब कैश फ्लोज हमारे ऑल्टरनेट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, कभी पॉजिटिव हुआ कभी नेगेटिव गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे लिए दिक्कत भरा हो सकता है, फिर हमें नहीं पता कि हमें इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर इसके लिए यहाँ पर क्या आया, इसकी लिमिटेशंस की वजह से मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया, जो कि यहाँ पर मल्टीपल आईआरआर इशू को सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर अनरियलिस्टिक अजम्पशन नहीं लेते हैं कि भाई हम हर बार आईआरआर पर ही री इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग रेट्स पर कर सकते हैं। इनफ्लोज यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर री इन्वेस्ट होते हैं, और आउटफ्लोज जो है वो भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब देख लो इस वाले न्यूमेरिकल को इस क्लास के लिए लास्ट रखेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, 0 ईयर में जो इन्वेस्टमेंट दे रखा हो वो आपका क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 + R 1 2 3 4 टू द पावर में चेंज हो गया। अब ये आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। अब ना आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 10 12 15 14। ठीक है, क्या करोगे, कोई 2 रेट्स लोगे, जैसे मान लो आपने 10 और 12 ले लिया। अब मान लो 10 वाले में आपके पास में यहाँ पर जो आंसर आया इस पूरे के लिए वो आया 2,50,000। ठीक है, और 12 वाले में आया आपके लिए 2,10,000। तो फिर आपको समझ में आ गया कि इस वाले को, जो 10 वाला है, इसे हमें कैंसिल करना है। फिर 12 और 14 के बीच में देखोगे, अगर यहाँ पर ये आंसर आता है आपका 12 में 1,90,000, तो फिर 10 से 12 के बीच में कुछ आपका आंसर आना चाहिए। इस तरह से होगा ये। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, अलग अलग वैल्यूज पुट कर देखोगे कि कौन सी क्लोजेस्ट है, यहाँ पर कौन सी क्लोजेस्ट है, ये वाली क्लोजेस्ट है, तो यही आपका आंसर मान लोगे। समझ में आ गया, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको सारी वैल्यूज पुट कर तब चेक करना होगा कि कौन सा है। अगर आपको पॉइंट्स में आंसर दे रखा है जैसे 10.25 12.15, तो ऐसे करोगे कि एक में 10 ले लिया, एक में 12 ले लिया, और किसके क्लोज आ रहा है उससे देख लोगे। ठीक है, और 10 और 12 अगर ऑप्शन में है तो पहले उन्हें ही यूज करने की कोशिश करना। यूजुअली जो आंसर होते हैं वो 10 और 12 के बीच में ही आते हैं। अब ये बोल रहे हैं सिंस ये जो वैल्यू है ये सभी हमारी या तो 2 लाख से कम है, तो हम ये कंडक्ट कर सकते हैं कि 15 से 16% के बीच में हमारा आंसर आएगा। 15 से 16 के बीच में आंसर है ना। देखो जितना आपका आरआरआर ज्यादा है, ठीक है, जितना ज्यादा होता जा रहा है, ये आपका जो मेन आंसर है वो उतना ही कम आएगा। ठीक है, चलो इससे फिर आप देखो ये पूरा मेथड है। अब इसको यूज करने बैठोगे ना एग्जाम में 2-3 मतलब आपका लग जाएगा 10-15 मिनट करने में। आप देख लो इसको ऐसे सॉल्व करना है तो कर लेना, वरना फिर सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे इसको यूज कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे MIRR की बात कर रहे हैं, तो पहला साल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कि भाई प्रेजेंट वैल्यू हमारी कॉस्ट की कितनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 15% दे रखा है, तो 240 + 160 अपॉन 1 + 1.15। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इससे वैल्यू निकाल ली। फिर टर्मिनल वैल्यू हर एक इनफ्लो के लिए निकालोगे। जो माइनस दे रखा है वो उसका मतलब क्या है, इनफ्लो, आपका ये आउटफ्लो हुआ है पैसा, है ना, इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर ये सारी वैल्यूज निकालनी है आपने। ये वैल्यूज निकालने के बाद में क्या कर रहे हो, इसे निकालने के बाद में यहाँ पर इनको ऐड कर लोगे। ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद में क्या करना है, ऐड करने के बाद में यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार देख लो तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, जैसा मैंने अभी समझा दिया है। अब ये वाले क्वेश्चन अपन कल से करते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में, शाम में जो क्लास रख लेंगे उसमें कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कोई डाउट है कमेंट में पूछते रहना, आई एम अवेलेबल टिल योर एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा भी अवेलेबल रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ प्लस माइनस टाइम हो जाता है, अभी थोड़ा ज्यादा मेरा फोकस है। और बाकी अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।